काफ़ी अहम सवाल है। हमारे धनबाद में बहुत से ऐसे कंपनीज है, फैक्ट्रीज है जहां पर मजदूरों को शोषण कर रही है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो हमारे भितिया पंचायत के अंतर्गत आता है कांड्रा इंडस्ट्रियल एरिया। पूरे भितिया पंचायत में तकरीबन 20,000 की आबादी है और उस 20,000 की आबादी में महज 60 से 65 आदमी ही कार्यरत है उन फैक्ट्रीज पर। जोहार, सलाम, नमस्कार, मैं हूं नसीम और अभी हमारे साथ एक जाने माने शख्सियत मौजूद है जो आज के टाइम पर किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। सबसे बड़ी बात, खतियानी एवं माटी की इस लड़ाई में टाइगर जयराम महतो के साथ कदम से कदम मिलाकर शुरू से चलते आई हैं और आगे भी चलेंगी। जी हाँ, सिंदरी विधानसभा सीट के प्रत्याशी उषा महतो जी अभी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे चैनल पर और साथ में बधाई भी। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। आप लोग यहाँ आए मेरे घर, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहला सवाल है मैम कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के आपकी तैयारियां और रणनीति क्या है, बताना चाहेंगे? तैयारियां चल रही हैं, जोरों शोरों से चल रही है। दिशा निर्देश, एक गाइडलाइन हम लोग प्लान के तहत बना रहे हैं कि कैसे किस क्षेत्र में पहुंचना है, उन लोगों को कन्वेंस करना है हमारे प्रति, क्योंकि आप लोग 3 साल से जन जागरण हो रहा है हमारे सुप्रीमो द्वारा। हम लोग सब एक सेना के रूप में, सेनानी के रूप में काम कर रहे हैं। अभी दायित्व मिल गया है, जबकि जेल के हम आप जान रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन हो चुका है, हमारा छाप मिला है, कैंची छाप। तो इसको प्रचार प्रसार करना है और बारीकी से सबको समझाना है कि हमारा ही पार्टी को आप क्यों मत देंगे। ये तो एक बोले थे शुरू से हमारे सुप्रीमो ने पूरे झारखंड को जगा दिया है। बस वोटरों को कैसे कन्वेंस करना है, कैसे उनको बताना है कि हमें ही क्यों वोट देना चाहिए। हमारे जो मुद्दे हैं, हमारे शुरू से जो मुद्दे रहे हैं, स्थानीय नीति की, नियोजन नीति की, बेरोजगार युवाओं की आप देख रहे हैं, वो सारी बारीकी से जिस तरह से मुद्दों को लिया गया है और बारीकी से समझाया गया है कि छला जा रहा है किस तरह युवाओं को, ये सब मतलब ध्यान में रखते हुए हम लोग इसका रजिस्ट्रेशन हुआ और हम लोग एक राजनीतिक करियर में आए हैं बदलाव के लिए। तो वो बदलाव बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इतने दिनों से बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, बस आप देख रहे हैं कि छलावा का लोभ प्रलोभन दिया जा रहा। आप हाल ही में देखिए, विधानसभा चुनाव आने को है, मैया योजना, तो दीदी क्या गोगो दीदी योजना, ये एक जो मैं तो साफ कहना चाहूँगी, जो एक घूस के रूप में विधानसभा चुनाव के पहले दिया जाता, वो फॉर्म को भर के दिया जा रहा है। और दूसरा जो सवाल है मैम, वो बहुत ही अहम सवाल है। आए दिन धनबाद में थैलेसीमिया से ग्रस्त छोटे छोटे बच्चे धरना प्रदर्शन करते हैं सिर्फ दवाई के लिए। बड़ी अफसोस की बात है। और वो अपना एक डे केयर सेंटर का डिमांड भी कर रहे हैं ताकि उनको सही टाइम पर दवाई और सही टाइम पर खून मुहैया हो सके। अगर आपकी सरकार झारखंड में आती है तो इन बच्चों के लिए आप क्या करना चाहेंगे? पहले आप देख रहे हैं, पहले से सरकार चला रही है पोषण सखी, जैसे आंगनबाड़ी में कुपोषण के शिकार बच्चों के माने जो भरपूर खाना मिलना चाहिए वो। लेकिन मुझे लगता है ये सब करने से शायद उस लेवल पर जिस बच्चों को मिलना चाहिए सुविधा, वो नहीं मिल पा रही है। तो एक विस्तार क्रमबद्ध रूप से इस तरह का प्लान होना चाहिए कि उनको मिल सके। घर घर आप देख रहे हैं जो सैया सेविकाएं माताएं हैं, वो घर घर जाके पोलियो ड्रॉप देती हैं, लेकिन उनकी आप देखिए, पहले वो भी कुछ दिन पहले धरना में थी, उनकी भी सैलरी नहीं थी। मैं मानती हूँ कि गाँव घर की जो सैयिकाएं दीदी सब है बहुत ही झेलती हैं। कोरोना काल में उन लोगों ने डर डर के घर में दवाई दिया है। तो बच्चे जो इस तरह की मांगे कर रहे हैं जायज़ है, उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए नहीं। आप सीएचसी सेंटर की आप बात कीजिए, स्वास्थ्य केंद्र की बात कीजिए, आप नॉर्मल आप एक बुखार अगर आपका हो गया तो वहाँ कभी कभी की दवाई नहीं उपलब्ध, जो नॉर्मल पैरासीटामोल वो नहीं मिलता है। इंजेक्शन आप दर्द से मर रहे हैं, एक्सीडेंट के, तो सोच लीजिए हमारे बलियापुर की मैं बात कर रही हूँ, सीएचसी सेंटर के, मान लीजिए किसी कारण से आपका यहाँ एक्सीडेंट हुआ, अगर गंभीर चोट है तो जाते जाते आपकी मृत्यु हो जाएगी। मतलब कुछ नाम मात्र बस सीएचसी सेंटर खोल के रखा गया है, दवाई डॉक्टर की कोई सुविधा नहीं है। इतने मतलब फ्लैट बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, कंपनी बैठ रही, इतने खदान, ये बोल रहे हैं कि माने सब खनन देख रहे हैं, विभाग में करोड़ों की संपत्ति है, वो पैसे आखिर जा क्या रहे हैं। बोला जाता है विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, तो किसका विकास हो रहा है, ये तो हमको समझ से परे है।
बड़े बड़े कंपनियों, बड़े बड़े हबों का विकास हो रहा है। अगर विकास होता तो हमारे बच्चे भीख मांगते नहीं फिरते। डॉक्टर के नाम तो आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। डॉक्टर भी आज धनबाद में आप देख रहे हैं कि दबंगीगिरी चल रही है। सुन रहे हैं कि डॉक्टर यहाँ आना नहीं चाहते हैं। माने इस तरह का माहौल क्रिएट हो चुका है। तो हम लोग चाहते हैं बदलाव। सही में अगर कोई एक छोटा मोटा बीमारी के लिए लोग मर रहे हैं, डॉक्टर नहीं, दवाई नहीं, दवाई अगर सरकार भेज रही है तो आते आते वो कहाँ जा रहे हैं, दवाई मेडिसिन पता नहीं चल रहा है। एक चीज़ कहना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और जयराम दा हम आपके स्पेशल जो है ये बात बोल रहे हैं कि आए दिन धनबाद में थैलेसीमिया एक बीमारी है जो कि खून की कमी के कारण होता है, और वो एक पेन की तरह होता है। जब तक उसमें स्याही भरा जाए तब तक वो पेन चलता है। सेम उसी प्रकार जब तक खून उनको समय से जब चढ़ाया जाता है तब तक वो जिंदा रहते हैं, और जब खून का अभाव होता है तो वो मर जाते हैं। हमारे धनबाद के जो PMCH अस्पताल है वहाँ पर 22 महीना से कोई दवाई अभी तक मुहैया नहीं कराया गया है, और पूरे झारखंड में अफसोस की बात है कि प्रॉपर इलाज नहीं है थैलेसीमिया का। तो इस पर जयराम दा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस पर आप मुद्दा ज़रूर उठाइएगा, और डे केयर सेंटर जो होता है वो लोग अपना डिमांड कर रहे हैं ताकि सही टाइम पर दवाई मुहैया हो सके, खून मुहैया हो सके, उन बच्चों की जानें बच सके। तो जयराम दा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस मुद्दा पर आप ज़रूर बात कीजिएगा, डिस्कशन कीजिएगा। तो फिलहाल मैम तीसरा सवाल है, वो भी काफ़ी अहम सवाल है। हमारे धनबाद में बहुत से ऐसे कंपनीज़ है, फैक्ट्रीज़ है जहाँ पर मजदूरों को शोषण कर रही है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो हमारे भितिया पंचायत के अंतर्गत आता है कांड्रा इंडस्ट्रियल एरिया। पूरे भितिया पंचायत में तकरीबन 20,000 की आबादी है, और उस 20,000 की आबादी में महज 60 से 65 आदमी ही कार्यरत है उन फैक्ट्रीज पर, और फिर वहाँ पे 12-12 घंटे काम करते हैं और बहुत ही कम सैलरी के साथ काम करते हैं। बाहर के आदमी जो है वहाँ पर आकर के काम करते हैं। लोकल का जितना भी आदमी है 20,000 की आबादी में से केवल 60 से 70 आदमी ही उस पर कार्यरत है। इसमें कितना सही है? अगर आपकी सरकार आती है तो इस पर आप क्या करना चाहेंगे? हाँ, ये सही बात है। आप देख रहे हैं जिस जगह में हर क्षेत्र में कंपनियां बैठी हुई हैं, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, स्थानीय का जो बेरोजगार युवक है, मैं पहले बता दूं, ये कंपनी जो खोलती है वो हम लोग नहीं खोल पा रहे हैं। आ रहे हैं जो बाहर से बड़े बड़े सेठ व्यापारी लोग, वही लोग खोल रहे हैं। तो वो लोग चाहेंगे ना कि आपको हम जॉब क्यों दें, आपको नौकरी क्यों दें, अपने घर परिवार भाई बंधु पड़ोसी जो हैं अपने रिश्तेदारों को वहाँ पे भरें। वो लोग कभी नहीं चाहेंगे। ये सच्चाई है। ज़मीन हमारी, सब कुछ हमारा, और स्थानीय को रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही क्या बोले, मतलब दुख लगता है कि हमारे घर के पास नौकरी का जरिया है, रोजगार का जरिया है, और हम वो ले नहीं पा रहे हैं। कहीं बाहर से लोग आ रहे हैं। तो इसमें तो बदलाव होना ही चाहिए। और हमारे जो JLKM की पार्टी हमारे सुप्रीमो है, वो शुरू से ही बोल रहे हैं कि बेरोजगार और स्थानीय मुद्दा किस लिए ज़रूरी है। आप देख रहे हैं बाहर पलायन कर रहे हैं बच्चे, बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए। वहाँ भी आप देख रहे हैं ऐसी ऐसी आसपास समय में घटना हुई है कि जो वहाँ मृत्यु हो जाती है, लाश आने के लिए मुआवजा नहीं मिलता है। उन्हें लाश लाने के लिए सोचना पड़ता है कि हम लोग कैसे लाएंगे। तो ये बहुत ही मतलब क्या बोले यार। हाँ, कम जो आप बोल रहे हैं उनको मिला जाता है पेमेंट, जो भी मजदूरी रहता है वो जो सही मजदूरी है वो नहीं मिला जाता है। मतलब कि 12 घंटे काम करना पड़ता है, और सैलरी भी सही नहीं है यार। अगर 12 घंटे काम नहीं करेंगे तो फिर जाइए, काम नहीं मिलेगा। उनको मतलब एक तरह से ब्लैकमेल किया जाता है, क्योंकि आप जा रहे हैं कि रोजगार की कितनी कमी है। जो भी मिल जाता है घर के पास में या आसपास में, वो लोग मजबूर है करने के लिए, उनको टॉर्चर किया जाता है। आप रोजगार के आप देख रहे हैं बेरोजगार से सभी मतलब मरमाहित है। मतलब कुछ ना कुछ नाली साहब का भी अगर काम मिल जाता है, पढ़े लिखे हुआ मैं बताऊं कि करने लगते हैं। मतलब इतनी मतलब खराब लगता है बोलने में, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। इस तरह का माहौल क्रिएट हो चुका है कि हमें गिड़गिड़ाना पड़ता है। जो हमारे बगल में फैक्ट्री उद्योग कुछ भी रहे, हमें उनसे काम मांगना पड़ता है। वो आपके अनुसार काम देंगे, अपने अनुसार वह काम नहीं देते हैं। तो मजबूरी है। उन्हीं को हम लोग देखते हैं कि हम लोग के स्थानीय लोगों को कितना रोजगार मिलना चाहिए, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते जो बड़ी कंपनियां हैं स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, ताकि वो बढ़ के
और एक सशक्त करके हमें न टॉर्चर करने लगे, हमें न हक अधिकार मांगने लगे। इसीलिए हमें बस टॉर्चर करके मजदूरों को टॉर्चर करके ब्लैकमेल करके उनको रोजगार में रखा जाता है। रहना है रही, नहीं तो जाइए। तो बदलाव तो जरूरी है। और साथ अगर जेबी केसेस का जेल का आप लोग नहीं दीजिएगा तो आप जिस तरह हैं वैसे ही रह जाइएगा। पेड़ बढ़ रहा है, फल आने की संभावना नहीं है। जिस तरह का पॉल्यूशन आ रहा है तो उस पॉल्यूशन को हम लोग कैसे न लाएं उस पेड़ में, वो आप लोगों को जनता को सोचना होगा। कुछ पर्सनल सवाल भी है, जैसे कि विधानसभा सीट के जब से आप उम्मीदवार बनी है, प्रत्याशी बनी है, तब से जो है कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है नाराजगी दिख रही है, नाखुश नजर आ रहे हैं, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह से टिकट हम लोग आवेदन भरे थे, हमारे सिंदरी विधानसभा से 11 प्रत्याशी ने भरा था, तो स्वाभाविक है हमको भी शायद नहीं मिलता तो मेरे भी मन में दुख होता। ये स्वाभाविक है, थोड़ी दिनों तक रहेगी। बाकी हम लोग सब उनसे मिलने का प्रयास कर रहे हैं और वो लोग समझदार है, क्योंकि वो लोग जयराम महतो के विचारों से जुड़े थे और इसीलिए इस आंदोलन को इतने यहाँ तक उन लोगों ने पहुँचाया है। तो आपस में हम लोग बैठ के बात कर लेंगे, वैसी कुछ नहीं है। बोला जाता है कि एक घर में अगर पिताजी ज़मीन का बंटवारा कर रहे हैं तो थोड़ी भाई में नोकझोंक होती है, लेकिन वही भाई, वही सगे संबंधी फिर आपस में मिलते हैं हर दुख सुख में। तो ऐसी बात नहीं है, वो लोग मिलेंगे, मुझे विश्वास है। मैं उन लोगों से मिलने का प्रयास कर रही हूँ। सवाल ये है कि अगर आपकी सरकार झारखंड में आती है तो स्वास्थ्य को लेकर के आपकी सरकार क्या करेगी और शिक्षा को लेकर के आपकी सरकार क्या करेगी? वैसे तो बता दिए, लेकिन संक्षेप में थोड़ा बता दीजिए। स्वास्थ्य, लोग बीमार कैसे हो रहे, पहले ये बात आपको जाननी है। आप देख रहे हैं झारखंड में खाना नीति 2 और जितनी भी पॉल्यूशन आप देख रहे हैं फैक्ट्री से निकल रही है, वो पॉल्यूशन की एक सीमा रहती है कि कितना परसेंटेज उस फैक्ट्री से पॉल्यूशन निकल रहा है, उसकी हम भरपाई कैसे करेंगे। जैसे कि पेड़ लगाना होता है, पॉल्यूशन अगर बढ़ रहा है तो वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या नाम मात्र सिर्फ कॉपी पेन में हो रहा है, धरातल में हो रहा है कि नहीं। तो इसकी जांच होनी चाहिए। और जो फैक्ट्री इस तरह पॉल्यूशन बढ़ाने में ज़्यादा ये हो रहे हैं, उसको सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अगर आप पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं तो आपका ये जिम्मेदारी बनती है प्रोटोकॉल के तहत कि आप उस पॉल्यूशन को कैसे कम कीजिएगा, तभी आपकी फैक्ट्री चलेगी, नहीं तो नहीं चलने दिया जाएगा। ये एक अहम मुद्दा है, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और उनको फॉलो करवाना पड़ेगा, तब जाके इस तरह जो पॉल्यूशन बढ़ रही है और बीमारी इससे उत्पन्न हो रही है, वो बीमारी धीरे धीरे ये सब कम हो। पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि हम लोग धान गेहूं की फसल लगा रहे हैं, जिसमें हम लोग को यूरिया देना पड़ रहा है। नेचुरल खाद आप सोच लीजिए कि वो काम ही नहीं कर रहा है, ऐसा पॉल्यूशन हो चुका है। तो इस पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि हमारी जो फसल है, उस फसल को हम नेचुरल तरीके से कैसे उपजाएं अधिक से अधिक, और ताकि खाद्य पदार्थ जो हम यूज करें वो अच्छा रहे। तो इस तरह से बारीकी से चीज़ों को अगर हम लोग एक बनाएं और उसको तैयार करें प्रारूप, और उसको हम लोग फॉलो करें तो शायद स्वास्थ्य में बहुत अच्छा सुधार होगा। और जैसे कि आप, और एक चीज़ है, डॉक्टर की आप देख रहे हैं बहुत कमी है। डॉक्टर पढ़ लिख रहे हैं, लेकिन जिस उपाधि में उनको डॉक्टरेट करना चाहिए, जिस जगह में उपलब्ध होना चाहिए, आप देख रहे हैं गांव घर में डॉक्टर की बहुत कमी है। शहरों में तो बड़े बड़े शहरों में अपनी अपनी क्लिनिक खुले हुए हैं प्राइवेट से, तो डॉक्टर की जो उपाधि ले रखे हैं, मैं उनसे तो यही बोलेंगे कम से कम गांव कस्बे में जा के घूमिए। और सरकार को इसके लिए अलग से एक प्रावधान सरकार कर रही है, लेकिन जो चीज़ हमें मिलना चाहिए आम जनता को वो नहीं मिल पा रहा है। तो कहाँ कमी हो रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। बाकी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे गाइडलाइन में तैयार है। और जैसे कि आप शिक्षा की बात बोले, शिक्षा तो बहुत बड़ी मुद्दा है। मैं तो बोली शिक्षा के लिए आप देख रहे हैं हर पल आंदोलन हो रहा है। जैसे युवाओं का हमेशा छला जा रहा है, चाहते हैं, मैं तो बोलूँ कि ये सरासर वो चाहते हैं कि शिक्षा रोजगार से जुड़े जो हैं वो हो ही ना, ताकि शिक्षा आप डेवलप, आपके अंदर अगर भरा रहेगा तो आप तो लड़ जाइएगा ना। वो लोग चाहते हैं कि आप शिक्षा का जो आपके अंदर होना चाहिए वो ना हो, कमी हो, क्योंकि जानकार व्यक्ति ही ना आपसे फाइट कर सकता। आपके पास जानकारी ही नहीं है तो आप फाइट किसको कीजिएगा। इस मुद्दा को आप देख रहे हैं, फ्री में राशन दिया जा रहा है, फ्री में इतने सारे देखिए महिलाओं को प्रलोभन दिया जा रहा है 1000 रुपये का, तो आप क्यों नहीं शिक्षा को भी फ्री करते हैं।
प्राइवेट स्कूल में इतने मोटे मोटे फीस दे के क्या जरूरत है सबको पढ़ाने के, क्योंकि आप जान रहे हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई की व्यवस्था क्या है। अगर सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की व्यवस्था एकदम चाक चौबंद रहती तो क्यों बाकी लोग प्राइवेट स्कूल में जाते। प्राइवेट स्कूल की फीस आप देख रहे हैं कितना है। तो कहीं न कहीं शिक्षा मुद्दा बहुत ही जरूरी है। इसको बारीकी से, सरलता से कैसे हम लोग जो गरीब लोग हैं, जो शिक्षा की बड़ी-बड़ी शिक्षा नहीं उपलब्धि कर पा रहे हैं, उसके लिए हम कैसे आगे लाना है, इस सरकार को सोचना चाहिए। तो इस तरह की बहुत सारी शिक्षा में लाना है। टीचर के वैकेंसी आप देख रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, रद्द हो जा रही है। कहाँ क्या होगा मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और पूरी तरह से मैं बोले प्लान किया जा रहा है कि ताकि शिक्षा आगे ही ना बढ़े, जैसा है वैसा ही रहे, ज़्यादा बुद्धि ज्ञानी ना बने, बाकी सब गुड़माटी करके बोला जाता है कि रहें, किसी से कुछ आप क्वेश्चन ही ना कर पाएं, ऐसा बना दिएगा। इसको सुधारना बहुत ही ज़रूरी है। और हमारी पार्टी शुरू से देख रहे हैं कि शिक्षा के प्रति बहुत जागरूक कर रही है। पढ़ाई लिखाई बिना कुछ नहीं होगा। एजुकेशन जो सिस्टम है उसको पहले सुधारना होगा कि हम सस्ते दर में एजुकेशन कैसे लें, और जगाना होगा कि गांव घर के बच्चे भी कैसे आगे जाएं। तो सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। इसीलिए हम लोग अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारी सरकार बने तो शिक्षा को कैसे प्रोत्साहित किया जाए और आगे बढ़ाया जाए। और अभी एक बहुत ही अहम सवाल करने जा रहे हैं मैम कि अभी जो है आए दिन लोग ये कह रहे हैं कि जेबी केसेस को बीजेपी फंडिंग कर रही है। इसमें कितना सही है, इसमें बताना चाहेंगे आप? ऐसा होता तो हम ही लोग शायद जेबी केसेस में पार्टी ही नहीं बनाते, जेबी केसेस में बीजेपी ही बन जाते। आप शुरू से देख रहे हैं कि हम लोग अपने ही पार्टी का शुरू से सभी ने बहुत सारे क्वेश्चन किए, नहीं आप लोग गठबंधन कीजिएगा किस पार्टी से। ऐसी कोई बात नहीं। हमारे सुप्रीमो ने खुद ये बोला है कि ऐसी कोई हम लोग की आगे का प्लान नहीं है कि हम किसी में गठबंधन। हमारी पार्टी जो अभी है JLK, उसी में सब देख रहे हैं कि प्रत्याशियों की घोषणा की जा रही है और उसी पार्टी से हम लोग लड़ने वाले हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए विपक्षी तो बहुत सारे आरोप लगाएंगे, उनका काम है आरोप लगाना, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप लगा रहता है, उनको लगाने दीजिए, इससे हमें कोई भय नहीं है। हम लोग अपना काम कर रहे हैं। हम लोग कैसे क्या कर रहे हैं, हम लोग खुद सब, हम लोग अपना FD तोड़ तोड़ के, मैं बता दूं मैं खुद अपना FD तोड़ के अभी काम कर रही हूँ। ये किसी को विश्वास नहीं होगा कि मुझे कैसे करना है, क्या करना है। हमें इस पार्टी ने हमें जो दिशा निर्देश दिया है लोगों, क्योंकि खर्चे हैं, क्योंकि झंडे वगैरह हम किसी से मांग नहीं सकते, जो भी है अपने स्तर से कर रहे हैं। बाकी जो अपने इच्छुक हैं, हमारे जैसे रिलेशन हुए, बहुत सारे शुभचिंतक है, नहीं आप आगे आइए, तो पार्टी के लिए वो कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि लोकसभा में भी किस तरह की फंडिंग किया गया, 10-20 रुपये जैसे हो चंदा दिया गया, सभी इसी तरह हम लोग आगे आ रहे हैं। और एक कम मतलब हम लोग के पास इतनी आर्थिक स्थिति सही नहीं है कि हम लोग कर सकें। आपको बता दें, मेरे साथ जो लड़के जाते हैं, ये भी एक है, लेकिन भूखे पेट सारा दिन मतलब ऐसे हम लोग रहते हैं ना, मतलब क्या बताएं। ये लड़कों का एक जुनून है कि नहीं हम लोग को आपको आगे ले जाना है, इस जेबी केसेस को, JLK पार्टी को आगे ले जाना है। तो भूखे पेट बच्चे काम कर रहे हैं। ये नहीं कि हम लोग जा रहे हैं तो होटल में बैठ के खा रहे हैं। कभी कभार होता है कि बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है बच्चों को, तो कुछ खिला देते हैं। तो ऐसी भावना सबसे जुड़े हुए हैं। और अभी विधानसभा का चुनाव बिल्कुल करीब है, निकट है, और सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, खास करके अपने समुदाय के लोगों के साथ। जी, हम लोग सभी समुदाय के पास जा रहे हैं। ऐसा बात नहीं कि हम लोग सिर्फ जाति समीकरण एक ही जगह जा रहे हैं। मैं खुद एक जिला परिषद सदस्य रही हूँ, तो मैंने सिर्फ एक ही जाति को टारगेट नहीं किया। मेरा 7 पंचायत पड़ता है, उसमें मंडल समाज आते हैं, महतो समाज आते हैं, अल्पसंख्यक समाज आते हैं, बावरी समाज आते हैं। सभी समाज के लोग जुड़े थे और उन्होंने भारी संख्या हमें मत से जिताया। 19,000 प्लस मेरा वोटिंग परसेंटेज था। और जो मेरे थे दावेदारी मेरे अगेंस्ट, उनको मैंने 10,000 प्लस से हराया था। तो कहीं न कहीं ये नहीं कि मैं सिर्फ एक ही जाति को लेके आना चाहती, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। और राजनीति ऐसी चीज़ है कि सभी को लेके ही आना होगा, तभी आप आगे आ सकते हैं। आए दिन मैम आपको फुटबॉल के टूर्नामेंट वगैरह में देखते रहते हैं। पहले मैं मतलब मैं जिस घर से हूँ उस घर में सिर्फ खिलाड़ी ही हैं। मेरे हस्बैंड, मेरे देवर, मेरा बेटा भी जब इंटर में, वो भी बॉक्सिंग का बहुत ही फैन है, वो बॉक्सिंग क्लास करता है। तो मेरे घर में एक और मेरे ससुर जी वो भी 1 नंबर के फुटबॉलर थे। तो अपने टाइम में बहुत ही बॉल खेलते थे। मैंने इस घर में आके जाना कि मतलब इन खिलाड़ियों के घर में मैं जब छुट्टी, मतलब मेरे हस्बैंड आर्मी में थे,
हमेशा वो फुटबॉल खेलने के टाइम ही छुट्टी में आते थे। तो मेरा घर से लगा हुआ है, और बाकी जिस तरह इस लाइन में पहुंची तो बहुत सारे युवक हमारे पास आते थे कि बॉल चाहिए, जर्सी चाहिए। तो उन लोगों को मनोबल बढ़ाने के लिए, फुटबॉल को उनके प्रति लगाव था तो उसको बढ़ाने के लिए हम उनका मदद करते थे। धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया। बस उन लोग एक फुटबॉल टूर्नामेंट करते थे, हमें अतिथि के रूप में बुलाते थे, हम लोग पहुँचते थे। ऐसे ही हर जगह पहुँचने लगे। एक शुरुआत होती है तो सभी बोले नहीं मैडम वहाँ आती है, उनका सहयोग रहता है। ऐसे ऐसे करके बस हम लोग पहुँचते गए। और हमारा उद्देश्य कि युवाएं अगर जिस चीज़ की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं युवाएं खेल के मैदान से बहुत ही दूरी ले जा रहे हैं। तो उस चीज़ को अगर युवा चाह रहे हैं कि नहीं खेल के मैदान से जुड़े, तो हम लोग को प्रोत्साहित करना चाहिए ऐसे बच्चों को। और हम लोग प्रोत्साहित करने का कोशिश कर रहे हैं, मनोबल बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। और विधानसभा चुनाव अभी निकट है और जेबीकेएसएस के समक्ष सबसे बड़ा चुनौती बीजेपी और जेएमएम है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जी टक्कर है, क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टियों के पास हर चीज़ उपलब्ध है, धन बल सब है, हमारे पास नहीं है। आप बोले कि नहीं के बराबर है, हम लोग नए हैं और हमारे दिशा निर्देश गाइडलाइन देने वाला कोई नहीं है। आप देख रहे हैं यंग जनरेशन हमारी पार्टी में है, तो हम लोग ये चीज़ कोशिश कर रहे हैं। हम बुजुर्ग जो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स के बारे में जानते हैं, उन्हें समझ है, उनसे गाइडलाइन दिशा निर्देश लेने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे क्या करना है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि टफ ये आपको मानना पड़ेगा, लेकिन टफ को हम लोगों ने स्वीकार किया है और एक नई बदलाव की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं और सभी लोग जुड़ रहे हैं। और बाकी हम लोग का तैयारी अच्छी है और सभी समाज का सभी तरह से सहयोग मिल रहा है। बाकी हम लोग भरपूर बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। धनबाद की आवाम को कुछ संदेश देना चाहेंगे जेबीकेएसएस की तरफ से? ये धनबाद वासी को सभी को मेरा यही संदेश रहेगा कि आप देख रहे हैं प्रखर रूप के हमारे आज तक के इतिहास में, मैं अपने इतिहास की बता रही हूँ, मैंने इस तरह का नेता नहीं देखा है। एक नेता के रूप में उभरे, एक छात्र के रूप में उभरे हमारे सुप्रीमो जयराम मोतो, झारखंडियत की मुद्दों को लेकर प्रखर रूप से जिस तरह बताया है और एक झारखंड के बदलाव के बारे में सोचा गया है उनके जरिए। और कहीं ना कहीं उनसे अगर लोग जुड़े हैं तो झारखंड के जो असलियत मुद्दे हैं इसलिए उनके साथ जुड़े हैं, तभी लोग उन्हें उतना पसंद करते हैं। और जो उनके मुद्दे रहे हैं वो उनके अकेले के मुद्दे नहीं, पूरे झारखंड वासी धनबाद की जो कोल माफिया बोला जाता है, कोल बेरिंग एरिया, उसके मुद्दे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें साथ देना चाहिए इस पार्टी का। इस पार्टी जिस उद्देश्य के साथ आई है, अगर आप सबका धनबाद वासियों का साथ मिला तो जरूर सफल होगा। जिस चीज़ के लिए हम लोग शुरू से लड़ रहे हैं वो चीज़ सफल होगी। हमारे साथ आप जो है अपना कीमती समय दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपको भी।